Hello everyone, welcome to the Future Academy. We are here for your better future. Let's start, let's learn. इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी में चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है सुधा मूर्ति। ओके, यहाँ पे सुधा मूर्ति की बात हो रही है जिन्होंने इन्फोसिस कंपनी की स्थापना की थी और उन्हीं के रिलेटेड उनके ऊपर ही ये चैप्टर लिखा हुआ है पूरा कि उन्होंने कहाँ से शुरुआत की, क्या क्या हालात हुए और वो कैसे यहाँ तक पहुंची। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके साथ जुड़ सके और हमें नए स्टूडेंट्स मिल सके। ओके, तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो इसका नाम है सुधा मूर्ति। ओके, और इसका कोई राइटर नहीं, इसको संकलित कहा गया है। ओके, यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर ये चीज दिखाई है कि कोई भी कार्य अगर आपको करना है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। स्त्रियों की कार्य क्षेत्र की कोई सीमा नहीं होती, वो हर तरीके का काम आसानी से कर सकती है और लड़कों के बॉयज के इक्वल रहकर कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे उनकी सीमाओं को जो हमने बांध के रखा है, समाज ने जो उनकी सीमाओं को बांध के रखा है उसको खोलने की बात यहाँ पे की गई है। तो चलिए चैप्टर देखते हैं, मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान दीजिए। ओके, अप्रैल 1974 की बात है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग का फूलों से लदे झूम रहे थे। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी कि उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को की ओर से नौकरी के इच्छुकों के लिए था। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। चौंकाने वाली बात थी कि छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति, चौंकाने वाली बात थी छोटे अक्षरों में अंतिम लिखी हुई पंक्ति, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। हाँ, यही तो लिखा था। उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसे विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, परंतु यहाँ यह भेदभाव देख, स्त्री और पुरुष में इतनी असमानता, बात उसे कुछ पची नहीं। तो यहाँ बात की गई बेंगलुरु की। बेंगलुरु ऐसे कहा जाता है कि आईटी या फिर आपको इंजीनियरिंग की जो क्षेत्र है वहां बेंगलुरु में सबसे अच्छी स्कोप होती है और आईटी के लिए तो ज्यादा स्कोप है वहां पे। तो यहाँ पे कंप्यूटर विज्ञान में जो ये लड़की पढ़ रही है जिसका नाम है सुधा मूर्ति, वो अपनी हॉस्टल की ओर जा रही होती है। वहां उसकी नजर नोटिस बोर्ड पे पड़ती है और नोटिस बोर्ड पे कोई नोटिस लिखी हुई थी, तो वो वहां जाके पढ़ती है तो उसको पता चलता है कि किसी मशहूर कंपनी टेल्को ने उनको कुछ इंजीनियर चाहिए थे, परिश्रमी और टैलेंटेड ऐसे इंजीनियर चाहिए थे। उन्होंने एक विज्ञापन वहां पे रखा था। तो यहाँ पे सुधा मूर्ति वो पढ़ती है और लास्ट में जो लाइन लिखी थी वो उनको चौंका देती है और वहां लाइन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन पत्र ना भेजे, यानी महिलाएं यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकती। ये देख के उनको बहुत ज्यादा शौक लगा। वैसे देखने जाए तो उनको जॉब की कोई जरूरत नहीं थी और उनको करनी भी नहीं थी क्योंकि उनको तो स्कॉलरशिप ऑलरेडी मिल चुकी थी। उनको फॉरेन का जाकर पढ़ना था और उनका ये ड्रीम भी था कि वो फॉरेन जाकर और ज्यादा पढ़ाई करे और वो अपनी पढ़ाई को उच्च स्तर पर ले जाए, इसलिए उनको जॉब की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये अन्याय उनको अच्छा लगा नहीं। वहां स्त्री और पुरुष के बीच में जो भेदभाव दिखाया जा रहा था वो बात उनको ज्यादा हजम हुई नहीं। आगे देखते हैं। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पाती आई थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में अकेली लड़की थी। योग्य थी, परिश्रमी थी, नहीं उसे कुछ तो करना ही होगा। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं। वह इसका विरोध करेगी और डटकर करेगी। उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेजी से हॉस्टल की ओर चल दी। उसने निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, लेकिन केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा है। तो यहाँ पे वो अपनी डायरी में कुछ आवश्यक सूचनाएं लिखती है, उसको कुछ तो करना था कि ऐसे ही उनको जाने देने वाली नहीं थी। वो अपने क्लास में हमेशा अव्वल आती थी और उसके क्लास में लड़के भी थे
तो लड़कों के कंपैरिजन में वो भी वहां पे डटकर खड़ी रहती थी और अपनी स्टडी अच्छे से कर रही थी, उनको बहुत अच्छा कंपटीशन दे रही थी। तो यहाँ पे वो योग्य भी थी, परिश्रमी थी, सब कुछ होने के बावजूद उसको वो लड़की थी इसलिए उसके साथ भेदभाव किया जाएगा या फिर उसके जैसी कुछ और लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाएगा, ये बात उसको हजम हो रही नहीं थी। तो उसने अपनी डायरी निकाली और उसमें कुछ आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेजी से अपने हॉस्टल में चली गई। और वो उसने अंदर ही अंदर मन में निश्चय कर दिया था कि वो टेल्को कंपनी के मालिक जो है उनको एक लेटर लिखेगी कि आपके अधिकारी ऐसे नाइंसाफी कर रहे हैं, तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। उसको ये पता नहीं था कि कौन है वहां के अधिकारी, लेकिन उसको इतना पता था कि वहां के प्रमुख जो है, टाटा समूह के प्रमुख, टेल्को कंपनी के टाटा समूह के जो प्रमुख है वो जेआरडी टाटा है और उसको वो लेटर लिखना चाहती है। आगे देखते हैं। उसने एक पोस्ट कार्ड लिया और जेआरडी टाटा को संबोधित करते हुए लिखा, आपने भारत में लोहा इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। सौभाग्य से मैं उसी संस्थान में पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा। कंपनी के खर्चे पर पुणे शहर में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो। आवश्यक तैयारियों के साथ वह लड़की पुणे पहुंची। साक्षात्कार आरंभ हुआ। काफी तकनीकी प्रश्न पूछे गए जिनके वह सही सही उत्तर देती गई। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे, ऐसा क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए, लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी, उसने दृढ़ता से कहा। तो यहाँ पे वो एक पोस्ट कार्ड लेती है, फिर वो रतन टाटा को संबोधित करते हुए लिखती है कि आपने इतने सारे भारत में लोहा इस्पात किया, यानी आयन का बिजनेस स्टार्ट किया, रासायनिक पदार्थ का बिजनेस या फिर कपड़ों का बिजनेस हो या मशीनरी बनाने का बिजनेस हो, आपने सब जगह पर अपना अच्छा खासा योगदान दिया है। और भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना भी की है, जिसमें मैं बहुत अच्छे नसीब वाली हूँ कि मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ये सोचकर हैरानी होती है कि आपकी जैसी कंपनी स्त्री और पुरुष के बीच में भेदभाव कर रही है। तो यहाँ पे वो लेटर लिखती है, तो 10 ही दिन में उसके लेटर का उत्तर आता है और उसको साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए वहां बुलाया जाता है और कहा जाता है कि कंपनी के खर्चे पर आप यहाँ पे आइए और आपका इंटरव्यू देकर जाइए। तो यहाँ पे वो लड़की तैयारी के साथ वहां पहुंचती है, वहां उसका साक्षात्कार स्टार्ट होता है, इंटरव्यू स्टार्ट होता है। फिर उसको पूछे जाते वाले सारे सवालों के वो सही सही उत्तर देते हैं। तभी वहां पे एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है, वहां बैठा होता है, वही उसको उत्तर देता है कि तुम्हें पता है हमने क्यों ऐसा लिखा था कि महिला उम्मीदवार यह पत्र न भेजे? रीजन यह था कि कंपनी के अंदर, वहां फैक्ट्री के अंदर महिलाएं वहां कार्य कर सकती नहीं है, इसलिए हम वहां पुरुषों को ही रखते हैं ताकि वो लोग अच्छे से काम कर सके। इस रीजन था, ऐसा ही रीजन था और कोई रीजन था नहीं। लेकिन सुधा मूर्ति को ये चीज नहीं अच्छी लगती, तो वो कहती है कि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना। अगर आप ऐसे ही सोचेंगे और ऐसा ही रहा तो फिर कभी फ्यूचर में भी कोई लड़की, कोई अच्छी पढ़ी लिखी लड़की या कोई भी लड़की यहाँ पे काम नहीं कर पाएगी, तो हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी ही होगी। तो आगे देखते क्या कहते हैं वो। एक लंबे साक्षात्कार के बाद अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है, बधाई हो। टेल्को में इंजीनियर के पद पर नियुक्त यह प्रथम महिला इंजीनियर थी, सुधा कुलकर्णी। सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1982 में उन्होंने अपने पद पर से त्याग पत्र दे दिया और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। तो यहाँ पे जब उन लोगों के बीच में वार्तालाप होता है, इंटरव्यू होता है, तब सुधा मूर्ति कहती है कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। तब रतन टाटा उनको कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुम इतनी स्ट्रांग हो और कर सकती हो तो तुमसे ही शुरुआत करते हैं और तुम ही यहाँ पे इंजीनियर बन जाओ। तो वो टेल्को कंपनी की पहली महिला इंजीनियर बनती है और वहां पे काम करते करते सुधा कुलकर्णी का विवाह होता है, वहां के ही टेल्को के ही अंदर एक कार्य करने वाले नारायण मूर्ति के साथ। और वो दोनों 8 साल तक वहां टेल्को में ही अपना कार्य करते हैं। उसके बाद 8 साल के बाद वो लोग वहां पे त्याग पत्र यानी रेजिग्नेशन दे देते हैं और अपनी खुद की कंपनी इन्फोसिस की स्थापना करते हैं। आगे देखते हैं।
दोनों की मेहनत और लगन से इंफोसिस ने दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति की। सुधा मूर्ति 1996 में इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही हैं। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्य रूप दिया। 1982 में उन दोनों ने रिजिग्नेशन दिया था। उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना की। उसके बाद उनकी कंपनी उनकी मेहनत और लगन की वजह से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना, यानी खूब तरक्की की उन लोगों ने और उनकी कंपनी सक्सेसफुल हो जाती है। फिर 1996 में सुधा मूर्ति उसकी चेयरपर्सन बनती है और उसके बाद उन्होंने सामाजिक कार्य करना स्टार्ट कर दिया, आरंभ कर दिया। उन्होंने कर्नाटक राज्य की सभी सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई कि सभी गांव के अंदर जितने भी स्कूल है वो सरकारी स्कूलों के अंदर एक एक कंप्यूटर होना चाहिए और एक एक कंपलसरी लाइब्रेरी होनी चाहिए। ऐसी वाली उन्होंने योजना बनाई और उसको कार्य रूप दिया, यानी उसको करना स्टार्ट किया। आगे देखते हैं। सुधा मूर्ति ने स्वयं को अब पूर्ण रूप से समाज सुधारक के लिए समर्पित कर दिया। बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि में अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए। कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग, पट्टुमडाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता और उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश में सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य करवाए। तो सुधा मूर्ति ने स्वयं को एक समाज सुधारक के रूप में ढाल दिया था। फिर उन्होंने अपने जीवन को उसके लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने काफी सारे गांव, बेल्लारी, बीजापुर, हुबली, ये सारी जगहों पे अस्पतालों की उच्च तकनीकी चिकित्सा उपलब्ध कराई। फिर कैंसर हॉस्पिटल खोले। औरंगाबाद, बेल्लारी और गुलबर्ग, पट्टुमडाई, बेंगलुरु ये सब जगह पे चिकित्सा की सहायता की उन्होंने। और आंध्र प्रदेश और कालाहांडी, उड़ीसा के जो कालाहांडी है और आंध्र प्रदेश में जो सूखा पीड़ित विस्तार थे वहां पर राहत कार्य किया। आगे देखते हैं। उनके अथक प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया, अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी और गांवों में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किए। तो यहाँ पे दिखाया गया कि उन्होंने काफी कर्नाटक के जो कर्नाटक राज्य है उसके 800 गांवों में 800 से ज्यादा गांवों के अंदर उन्होंने कंप्यूटर की शिक्षा उपलब्ध कराई। उसमें उन्होंने करोड़ रुपया 1 करोड़ रुपया खर्च किया। 3000 से ज्यादा उन्होंने पुस्तकालय बनवाए कर्नाटक के अंदर। फिर उन्होंने गरीब बच्चों के लिए सहायता भी दी। जो बच्चे पढ़े गरीब है लेकिन अच्छे स्कोर लाते हैं उनको छात्रवृत्ति दी और लगभग 300 से ज्यादा कंप्यूटर वितरण करवाए। 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति को अनेक कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए, जिनमें से प्रमुख है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमन ऑफ द ईयर 2002 जो FM रेडियो द्वारा और राज्य लक्ष्मी पुरस्कार आदि उनको मिला है। तो इतने सारे उन्होंने 13 पुस्तक लिखी और इतने सारे उनको पुरस्कार मिल चुके हैं। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही है। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाती। महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती कि हमारा मार्ग कठिन अवश्य है लेकिन किंतु चलना जरूरी है। तो यहाँ पे सुधा मूर्ति ने महिलाओं के लिए एक मार्ग खोला है या उन्होंने प्रशस्त दिखाया है कि हमें हमारा मार्ग भले कठिन हो लेकिन हमें चलना जरूरी है और हम हिम्मत करेंगे तो हम सक्सेसफुल होने ही वाले हैं। यहाँ पे वो देखती है कि पहले के जमाने में इंजीनियरिंग जब वो पढ़ती तब इंजीनियरिंग की छात्रा में उनके क्लास में तो सारे बॉयज ही थे, अकेली वही लड़की थी जो इंजीनियरिंग कर रही थी। तो उनके इस प्रयास के बाद 50% तक लड़कियां इंजीनियरिंग में जाने लगी और ये देखकर उनको बहुत ज्यादा खुशी होती थी। और उनकी प्रतिभा थी उनके अंदर, उन्होंने लगन लगाई, मेहनत की और सफलता प्राप्त की। और उनकी यही लगन और मेहनत जब नई पीढ़ी की लड़कियों में देखती है तो उनको देखकर वो उनको बहुत अच्छा लगता है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि सुधा मूर्ति ने जैसे परिश्रम किया, जैसे उन्होंने मेहनत की और जितनी उनके अंदर प्रतिभा थी उसके हिसाब से उन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया।
और उनको काफी सारा नाम मिला, सम्मान मिला, उन्होंने समाज के लिए भी बहुत कुछ किया। तो वैसे ही हम महिला होते हुए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें ये नहीं सोचना कि हमारा दायरा इतना ही है, फिर हम इतना ही कर सकते हैं, या फिर मेंटली हमारे दिमाग में ठूस दिया जाता है कि हम लड़कियां हैं तो शादी करके पराये घर जाना है, लड़कियां पराया धन होती है, या फिर ये सारी चीजें हमें पहले से ही समझाई जाती है कि तुम्हें पढ़ के क्या करना है, चलाना तो चूल्हा चौका ही चलाना है। तो यहाँ पे वो चीजें हमारे दिमाग में नहीं लानी है। हमारे अंदर टैलेंट भरा हुआ है, हम कुछ कर सकते हैं, तो हमें पढ़ना लिखना है और अपने आप को काबिल बनाना है। और हमें ये कभी नहीं सोचना कि मैं नहीं कर सकती। लड़कियां सब कुछ कर सकती है, वो लड़कों के इक्वल है। उनके अंदर भी वही प्रतिभा, वही शक्ति, वही एनर्जी है जो लड़कों के अंदर होती है। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये चैनल पसंद है, नए चैनल पर नए हैं, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय।